हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव रावी और मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमने अभी तक रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सीखा बच्चों। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सीखने के बाद हमने इवेंट्स के बारे में सीखा, ठीक है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन करे, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड हमने सैंपल स्पेस निकालने के क्वेश्चन करे। आज हम करने वाले हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये एक नई अप्रोच होगी प्रोबेबिलिटी को अटेम्प्ट करने की, जो हम अभी तक कर रहे थे क्लासिकल थ्योरी से और अभी तक हम कर रहे थे स्टैटिकल अप्रोच से। ये एक नई अप्रोच होगी जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में बात करनी है, ठीक है। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच भी वही है, प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करती है। इसके लिए बच्चों कुछ एक्सियम्स बोलो या फिर रूल्स बोलो, कुछ एक्सियम्स या कुछ रूल्स होते हैं जो प्रोबेबिलिटी को डिपिक्ट करते हैं। हम इन रूल्स को असाइन करते हैं। क्या क्या वो रूल्स है उनके बारे में जानते हैं। तो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का बेटा सैंपल स्पेस लो। जैसे आपने डाई थ्रो किया, डाई का सैंपल स्पेस ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो P होगी, ये एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहती है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगी। कोई भी फंक्शन होगी जिसकी रियल वैल्यू होगी, ठीक है, जिसका डोमेन होगा पावर सेट ऑफ एस। पावर सेट हम सेट में पढ़ चुके थे। डोमेन होगा पावर सेट ऑफ एस। रेंज होगा बेटा 0 से 1। रेंज है आपका क्लोज इंटरवल 0 से 1। मतलब किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। 1 से बड़ी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 0 से कम किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो कोई भी आप अगर इवेंट ई लो, जैसे आपने बोला सर 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 आपका एक क्या हो गया, इवेंट हो गया 1 आना। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्रोबेबिलिटी होगी भाई, फेवरेबल चांस 1 ही है और टोटल हमारे पास आउटकम 6 है, तो 1/6 होगी। तो किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी बच्चे, पहली बात। और अगर पूरे के पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं, मतलब आप बोलो सर कोई भी नंबर x जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 6 हो, इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो बेटा 6 फेवरेबल आउटकम है, 6 टोटल आउटकम है, प्रोबेबिलिटी होगी 1। मतलब पूरे के पूरे सैंपल स्पेस की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो आएगी 1। और बेटा थर्ड रूल जो होता है कि ई और एफ अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि ई एंड एफ आर डिसजॉइंट, कि ई और एफ जो है डिसजॉइंट है, इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी लाई नहीं करेगा। मतलब ई इंटरसेक्शन एफ जो है एम्प्टी सेट होगा। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ आती है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और इस चीज से तुम क्या ड्राइव कर पाओगे, एफ को थोड़ी देर के लिए मान लो एम्प्टी सेट, एफ को ले लिया मैंने एम्प्टी सेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एम्प्टी, ई यूनियन फाई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई। और ई यूनियन फाई होता है बेटा ई ही खुद, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई। यहां से क्या आ गया बेटा, यहां से मेरा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज 0, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई 0 आ गया, मैंने इससे ये रिजल्ट डिराइव कर लिया। एकदम सिंपल है। चलिए अब इसकी एक जनरल डेफिनेशन लेते हैं कि कोई भी सैंपल स्पेस है जिसके आउटकम को आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा n लिख रहे हो, ठीक है। मतलब सैंपल स्पेस में ये n एलिमेंट है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा n। तो अगर मेरे को एक्सियम रूल्स को लिखना हो तो प्रोबेबिलिटी किसी भी सैंपल पॉइंट की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई क्या डिनोट कर रहा है, सैंपल पॉइंट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, लेस देन इक्वल टू 1 आएगी, ठीक है। बशर्ते जो ओमेगा आई है ये बिलोंग कर रहा हो आपके सैंपल स्पेस में, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाल के, ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल के, ओमेगा 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल के, ओमेगा n की, हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा n, ये आएगी 1, क्योंकि ये पूरे के पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी की बात हो गई, ठीक है। और किसी भी इवेंट ए के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी
वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई, जहां पर ओमेगा आई बिलोंग कर रहा हो ए में, मतलब इस इवेंट ए में जितने भी सैंपल पॉइंट है सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना। सिंपल, जनरलाइज कर लिया हमने, ठीक है। तो इसको मैं रिलेट करूं, एस तुम्हारा हेड और टेल है, ठीक है, टॉइन कोस किया, सैंपल स्पेस है हेड और टेल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या होगी, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की क्या हुई, 1/2। आ गई बात, पहला एग्जाम हो गया कि 0 और 1 के बीच में है, बिल्कुल है। दूसरा, इन दोनों को ऐड कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आएगी, 1 आएगी बेटा। दूसरा एग्जाम सेटिस्फाई हो गया। तीसरा एग्जाम ये बोल रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, इवेंट ए है हेड आना, इवेंट ए है हेड आना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। क्लियर, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, कोई भी हमने कॉइन टॉसिंग का एक्सपेरिमेंट लिया, प्रोबेबिलिटी हेड जो अभी 1/2 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हाफ आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस टेल हाफ प्लस हाफ 1 आ गई। अच्छा, इसी में मैं क्या करूं अब बेटा, ये तो तुम अभी तक बचपन में भी तुमने पढ़ लिया था, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को कंसीडर कर लूं 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को कंसीडर कर लूं 3/4। तो क्या ये एक्सियोमेटिक अप्रोच को सेटिस्फाई करेगा? तो एक्सियोमेटिक अप्रोच को कौन सेटिस्फाई करेगा, वो जो एक्सियम को सेटिस्फाई करे। बेटा दोनों ही प्रोबेबिलिटीज 0 और आपके ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इवेंट कोई भी है 0 और 1 के बीच में है, बिल्कुल है। दोनों का मैं सम करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल करूं मैं, तो 1/4 प्लस 3/4 ये भी आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। तो मतलब ये एक्सियोमेटिक अप्रोच को सेटिस्फाई कर रहा है। यस, दिस इज सेटिस्फाइंग द एक्सियोमेटिक अप्रोच। ओके, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं देयर आर मेनी वेज, एक से ज्यादा तरीके हैं हम जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को असाइन कर सकते हैं, और रादर इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं। भाई आपने अभी देखा, एक तरीका था प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हाफ आने का, दूसरा तरीका है हाफ ये आने का, दूसरा तरीका क्या देखा मैंने कि 1/4 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 ये हो सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है ये 1/7 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की ये क्या हो सकती है, तुम इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो 1/7 लिख लो, इसको लिख लो तुम 6/7, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो ये सारे इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी को असाइन करने के बच्चों। क्लियर है? ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने साफ साफ बोल्ड करके भी लिखी है कि देयर आर मेनी वेज रादर इनफाइनाइट, कितने भी इनफाइनाइट तरीके बना सकते हो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी। बस यहां पे ये हो जाएगा कि इवेंट इक्वली लाइकली नहीं हो रहे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये सैंपल स्पेस दिया आपको, ω1 ω2 ω6 तक ये सैंपल स्पेस दे दिया। अब आपको प्रोबेबिलिटी असाइन करी है, तो आपको बताना है कौन सी वैलिड है कौन सी नहीं है, तो जो एक्सियम को सेटिस्फाई करे। पहले में देखो बेटा, सारे 0 से 1 के बीच में हैं, बिल्कुल हैं, तो बढ़िया बात। दूसरी बात, सबको ऐड कर लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया, 6/6 ऐड करके आ गई 1, तो प्रोबेबिलिटी जो असाइन हुई यहां पर वैलिड है बच्चों। दूसरा, अगर आप देखो तो सारे 0 से 1 के बीच में बिल्कुल सम करा तो भी मेरा क्या आया, 1 ही आया, तो बिल्कुल जो ये प्रोबेबिलिटी असाइन हुई है ये वैलिड है, ठीक है। फिर तीसरा देखो, अब इसमें बेटा दो प्रोबेबिलिटी मेरे को नेगेटिव दिख रही है, नेगेटिव दिखते ही मैंने बोल दिया इनवैलिड है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, 0 से कम प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, इनवैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखो, अब इसका मैं सम करने जाऊं, सम करने से पहले मैं सबको ऑब्जर्व करूं तो मेरे को ये लास्ट वाला 3/2 ये प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा है, दिस इज मोर देन 1, तो 1 से ज्यादा किसी की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, ये हो गया आपका इनवैलिड असाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 और 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20 और 1 21 क्या आ गया यहाँ पे 2.1 2.1, तो जो सम है ये 1 के इक्वल नहीं आया, मैंने जब इनका सम किया तो वो 2.1 आ गया बेटा, सम 1 के इक्वल नहीं आया, तो ये असाइनमेंट भी आपका इनवैलिड हो गया। समझ गए आप बात? क्लियर है? एकदम सिंपल है, एक्सियम्स को इस तरीके से हम सेटिस्फाई करा सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो
पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूं जनरल तरीके से। ऐसे एक सैंपल स्पेस लो जिसमें हम 3 पेन ले रहे हैं बेटा। एक मशीन ने पेन प्रोड्यूस किए हैं, वो 3 पेन ले रहे हैं। जी माने गुड पेन, नॉन डिफेक्टिव है। बी माने बैड पेन, इसको मैंने जीब से बोला, इसको मैंने बैड से बोला। तो अब मेरा सैंपल स्पेस क्या आएगा? सैंपल स्पेस में ये बेटा, या तो आपके पास 0 1 2 3 3 पेन में से या तो 0 डिफेक्टिव होंगे, या 1 डिफेक्टिव होगा, या 2 डिफेक्टिव होंगे, या 3 डिफेक्टिव होंगे। तो मेरा सैंपल स्पेस ये बन गया कि सारे के सारे बैड हों, 2 बैड 1 गुड, बैड गुड बैड, गुड बैड बैड, ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। तो टोटल आउटकम मेरे को दिख रहे हैं बेटा, टोटल आउटकम दिख रहे हैं 8। अब हर एक की प्रोबेबिलिटी असाइन करें बेटा। तीनों पेन बैड हैं, तीनों पेन बैड हैं, तो 1/8 प्रोबेबिलिटी होगी। एक ही तो केस है, फेवरेबल आउटकम 1/8। ऐसे ही हर एक इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 आएगी। और अगर आप देखो तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, सारे 0 से 1 के बीच में, सम करोगे तो 8/8 आएगा, 1 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो मेरे को पता चल रहा है ये असाइनमेंट जो है प्रोबेबिलिटी का, दिस इज वैलिड असाइनमेंट, दिस असाइनमेंट इज वैलिड। अच्छा ठीक है, अब बात कंसिडर करो कि आप ए इवेंट लो कि एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव पेन, ए इवेंट लिया एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव पेन, तो ए में ये 3 एलिमेंट होंगे बेटा, बैड गुड गुड, गुड बैड गुड और गुड गुड बैड। ठीक है, बी इवेंट लो, देयर आर एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन, मतलब 2 या 3 डिफेक्टिव पेन होंगे। 2 या 3 डिफेक्टिव के केस में ये आ गया। ठीक है, अब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी को सम कर दूं, मतलब 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 क्या आ जाएगा यहां से 3/8। ऐसे ही बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकलवाएगा तो बेटा फिर से हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के सम कर दूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट क्या हो जाएगी मेरी 1/8, फिर सेकंड वाले की भी 1/8, थर्ड वाले की भी 1/8, फोर्थ वाले की भी 1/8, माने 4/8, 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से सैंपल स्पेस में अगर हर सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी ले ली है तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा बेटा उसमें जितने भी सैंपल पॉइंट आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर देना, ये समीशन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये बात हो गई किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से हम निकालते हैं। क्लियर, मतलब हम अलग उस इवेंट में जितने भी सैंपल पॉइंट है उन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के वी ऐड दैट अप। अच्छा, अब हम बात करते हैं इक्वली लाइकली आउटकम की प्रोबेबिलिटी की। इक्वली लाइकली आउटकम है, मान लो ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 1 तक, ये ओमेगा n तक ये आपका सैंपल स्पेस है बेटा। ठीक है, और हर एक आउटकम इक्वली लाइकली है। ठीक है, हर एक आउटकम इक्वली लाइक हुआ तो मतलब चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ईच सिंपल इवेंट सेम है। ओमेगा 1 का चांस, ओमेगा 2 का चांस, ओमेगा n का चांस, सबका आने का चांस सेम है। मतलब आपने डाई फेंका 1 2 3 4 5 6, हर एक का आने का चांस बेटा सेम है 1/6, इसका भी 2/6, इसका भी हर एक का चांस है 1/6, इसका भी 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 1/6। ठीक है, और मैं बेटा इन सारे 1/6 को ऐड कर दूं तो मेरा आ जाएगा 1, मतलब मैं सारी की सारी ओमेगा आईज की प्रोबेबिलिटी को ऐड करूं 1 से लेके n तक तो ये आएगा बेटा 1। और ऐसा मानो हर एक ओमेगा आई की प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई है p। ठीक है, ओमेगा आई p है तो ओमेगा 1 की भी p, ओमेगा 2 की भी p, ओमेगा n की भी p, मतलब np इक्वल टू 1, np इक्वल टू 1 आता ही p बन गया 1/n। ठीक है, यहां से प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 1/n। क्लियर है? तो इसमें बेटा 6 एलिमेंट थे तो इसमें हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/n 1/6 आ रही है। क्लियर है? सिंपल था एकदम ही। ऑल राइट, नेक्स्ट s मान लो कोई भी सैंपल स्पेस लिया, n ऑफ s सैंपल स्पेस में n एलिमेंट हैं और किसी इवेंट है e में, उसमें n ऑफ e है m, इसमें m सैंपल पॉइंट हैं और हर एक इक्वली लाइकली है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e क्या होगी m/n कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, मतलब s तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 था और तुमने e इवेंट को एक्सप्लेन किया, e को एक्सप्लेन किया इवन नंबर
तो क्या आ गया इसमें इवन नंबर वाले में 2 4 6, मतलब इसमें 3 पॉइंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी इवन नंबर आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी 3/6, मतलब 1/2। क्लियर है? फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 6, प्रोबेबिलिटी आ गई हाफ। क्लियर है? ऑल राइट। नेक्स्ट, ए और बी, हम क्या ले रहे हैं बेटा, ए और बी, या तो ए या बी आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, या तो ए में बिलोंग करे या बी में बिलोंग करे। ठीक है, तो मान लो आपने इवेंट लिया, एक कॉइन को टॉस किया है आपने 3 बार, ए आपने लिया ये HHT HTH THH, मतलब 2 हेड आने वाला केस। बी आपने ये ले लिया HTH THH 2 या 3 हेड वाला, ये 3 एलिमेंट इसमें, ये 3 एलिमेंट इसमें हैं। ए यूनियन बी, मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मेरे को निकालनी है, तो मैं जानता हूं इवेंट की प्रोबेबिलिटी, हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दूं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के मैंने कर दिया ऐड। यही होता है। अच्छा, ऐड करोगे जब, अब देखो हर एक इवेंट इक्वली लाइकली है, मान लिया तुमने हर एक इवेंट को इक्वली लाइकली माना इस केस में। ठीक है, आप कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हो तो उसमें टोटल है बेटा 8 एलिमेंट, है ना, हम देख ही चुके हैं। तो हर एक की, इसकी भी 1/8 होगी, इसकी भी 1/8 होगी, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8। तो ऐड करोगे तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 क्या आ गया 4/8, प्रोबेबिलिटी आ गई हाफ बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया हाफ। अच्छा, दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगी तुम्हारे पास 1/8 1/8 1/8 3/8 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे तो ये भी आपका 3/8 आएगा यहां से। क्लियर है? ठीक है, लेकिन यहां से देखो वेरीफाई करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल नहीं आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो अगर कोई ये बात बोल रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नहीं होगा ऐसा। ऐसा केवल तब होगा जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। मैं शुरू में ही एग्जाम में बता चुका हूं, और यहां पर आपके ए और बी जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये रिजल्ट यहां पर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगी नॉन एक्सक्लूसिव के केस में? बेटा नॉन एक्सक्लूसिव का केस लोगे तो सेट थ्योरी में जाना, ए और बी, ये मैंने वेन डायग्राम बनाया, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं ए यूनियन बी माइनस ए। भाई ए पूरा आ जाए, यूनियन बी में से ए घटा दो, ये बीच वाला पार्ट घटाना है, तो ए यूनियन बी को मैं बोल सकता हूं ए यूनियन बी माइनस ए। और यहां पर ए और बी माइनस ए ऑब्वियसली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि ए तो बेटा ये स्टार वाला है और बी माइनस ए केवल ये डैश वाला है, ये स्टार में आ गया था, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अच्छा, दूसरी बात, बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए वाला पार्ट और यूनियन बी माइनस ए। तो मैंने ये लिख लिया, यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, चाहे तो इस वेन डायग्राम में वेरीफाई कर लो, बट दिखा दिया है तुम्हें। अच्छा, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की आप जानते हो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। और इसमें क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए को ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
ये हमने प्रूव कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बार बार हम इसको यूज भी करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेट थ्योरी में भी प्रूव करा था, एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये प्रोबेबिलिटी में हमने रिजल्ट को बेटा कर दिया है प्रूव। क्लियर है? चलिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए की बात कर रहे हैं। भाई मान लो ए आपका कोई भी इवेंट है, नॉट ए होने का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट है ना। भाई ये आपका ए है तो नॉट ए इसके बाहर की चीज होगी, तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। और मैं जानता हूं ए और ए कॉम्प्लीमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे और एग्जॉस्टिव भी होंगे। अगर इन दोनों को मैं यूनियन करूं तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट सेट में आ जाता है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अगर करो तुम, तो यहां से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बेटा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमारी एक्सियम से होती है 1, ये 1 होती है इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की मेरी किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमारा आ जाएगा नॉट ए की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियर करते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड होते हैं हमारे, 4 प्रकार के कार्ड होते हैं बेटा। ठीक है, कौन कौन से 4 प्रकार हैं, हार्ट होता है आपका, जिसको अपन बोलते हैं पान, हिंदी में पान बोलते हैं, रेड कलर का होता है। ठीक है, आपका डायमंड होता है, ये आपका, इसको हम ईंट बोलते हैं हिंदी में, और ये भी रेड कलर का होता है। ठीक है, ये आपका क्लब होता है, कुछ ऐसा दिखने वाला, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये क्लब होता है, इसको हिंदी में चिड़ी बोलते हैं, और ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, कुछ ऐसा सा दिखने वाला ये स्पेड होता है, जिसको हिंदी में हुक्म बोलते हैं। ठीक है, और ये भी ब्लैक कलर का होता है। ये थी आपकी कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो 52 कार्ड में से हर एक इक्वली लाइकली दिया है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड एक डायमंड होगा। अब हर एक कार्ड आपको पता है 13 होते हैं, ये भी 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 13 होते हैं। तो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? ठीक है, डायमंड है टोटल 13, फेवरेबल आउटकम 13, फेवरेबल आउटकम 13, टोटल आउटकम 52। तो प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा इसकी, डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 13/52। फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट, नॉट एन एस, एस नहीं होना चाहिए बेटा। हर हार्ट में, डायमंड में, क्लब में, स्पेड में, हर एक में एक एक एस होता है। एस माने इक्का, एक एक इक्का होता है। टोटल 4 एस हो गए। अब एस नहीं आना चाहिए, नॉट एन एस, तो कितने बचे? 48, 48/52, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। दूसरा तरीका, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, तो 1 माइनस 4/52, यहां से भी आएगा 48/52। थर्ड पार्ट, एक ब्लैक कार्ड आ जाए। टोटल ब्लैक कितने बेटा? चिड़ी माने क्लब, हुकुम माने स्पेड, दोनों ही ब्लैक है, टोटल हो गए 26। ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 26/52। ठीक है, नोट अ डायमंड, डायमंड नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड, 1 माइनस 13/52, मतलब 39/52। डायरेक्टली भी लिख सकते थे, डायमंड नहीं होना चाहिए, तो बचे कार्ड फेवरेबल आउटकम में 39, टोटल है 52। नोट अ ब्लैक कार्ड,
ठीक है, मतलब तुम्हारा रेड होगा वो भी 26/52, चाहो 1 - 26/52 कर लेना, किसी भी तरीके से तुम इसकी ये प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? नोट वाले के केस में 1 माइनस कर लेना, इसमें तुम डायरेक्टली कैलकुलेट कर पा रहे हो तो इसलिए डायरेक्ट भी प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आपको निकालना है बेटा नोट अ ब्लैक कार्ड, नोट अ ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करोगे तुम, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड, और गेटिंग ब्लैक हमने निकाल ली है 26/52, यहां से 26/52 आएगा। नोट वाले में ये करने की आदत डाल लेना, क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखो, अ बैग कंटेन्स 9 डिस्क, 4 रेड हैं, 3 ब्लू हैं, 2 येलो हैं। 4 रेड, 3 ब्लू, 2 येलो। द डिस्क आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, सारी सिमिलर हैं। कोई भी हम एक रैंडम डिस्क चूज कर रहे हैं, एक रैंडम डिस्क चूज कर रहे हैं बेटा, तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड के फेवरेबल आउटकम है बेटा 4। टोटल आउटकम कितने हैं, 4 + 3 7 और 2 9, टोटल हो गए आपके 9। यहां पर टोटल 9 आउटकम हो गए, तो यहां पे रेड के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/9। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो, येलो आने की प्रोबेबिलिटी, येलो के फेवरेबल आउटकम है बेटा 2, ठीक है, टोटल आउटकम है 9, तो 2/9। एकदम सिंपल है, दिमाग के दरवाजे बार बार बोल रहा हूं इस चैप्टर में खुले रखना, एकदम क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू, ब्लू आपके पास डिस्क है बेटा 3, फेवरेबल आउटकम 3, टोटल है 9, डन। फोर्थ पार्ट, नोट ब्लू, तो नोट ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, नोट ब्लू की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू 3/9, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 6/9। क्लियर? नेक्स्ट, ईदर रेड और ब्लू, ईदर रेड और ब्लू, या तो रेड हो या ब्लू हो, मतलब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी नोट येलो की, नोट येलो की निकालनी है। देखो फिफ्थ पार्ट के 2 तरीके बता देता हूं, नोट येलो की निकालनी है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो 2/9, यहां से आ गई 7/9। या इधर रेड और ब्लू बोल रहा है तो दोनों का सम और रेड और ब्लू का 7 फेवरेबल आउटकम 7/9, दूसरे इस तरीके से भी तुम लिख सकते हो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, चलो नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में देखो 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड आसिमा अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, अनिल को मान लो ए, ठीक है, आशिमा को मान लेते हैं बी। अब ये क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, अनिल के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वालिफाइंग है आपके पास बेटा 0.05, ठीक है, मैं क्यों का मतलब क्वालिफाई ले रहा हूं, प्रोबेबिलिटी आशिमा के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी है बेटा 0.10, प्रोबेबिलिटी बोथ विल क्वालिफाई, मतलब ए भी क्वालिफाई कर ले बी भी क्वालिफाई कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी 0.02। क्लियर है, ये बात समझ आई? ठीक है जी। अब यहां से मैं पहले आगे क्वेश्चन पढ़े बिना मैं यहां से ये निकाल लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ए क्वालिफाई और यूनियन बी क्वालिफाई, दिस प्लस दिस माइनस दिस करना, ये हो जाएगा 0.15 माइनस 0.02, यहां से आ जाएगा 0.13। ये आ गई मेरी पहली बात। अब क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई, दोनों ही क्वालिफाई ना करें, नीदर अनिल, ठीक है, नीदर ए क्वालिफाई नोर बी क्वालिफाई, तो मतलब आप क्या घटा दो, ये एंड वाला सिस्टम है, ना ही ए ना ही बी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं बना सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी में कोई भी एक या दोनों क्वालिफाई कर ले, ये घटाना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वालिफाई यूनियन बी क्वालिफाई,
जब भी एंड हो तो वन माइनस बनाना हो तो और में आ जाना, और का मतलब होता है यूनियन, और यहां पे और हो तो वन माइनस इंटरसेक्शन वाला आ जाना, उल्टा, ये ट्रिक है। तो यहां पे कह रहा है ना ही ए क्वालिफाई करे ना ही बी क्वालिफाई, मतलब मेरे को हर केस घटाना, ए का क्वालिफाई करने का केस घटाना है, या फिर बी का क्वालिफाई का केस घटाना है, या फिर दोनों के क्वालिफाई का केस घटाना है, मतलब मेरे को ये घटाना है। तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस 0.13, यह आ जाएगा 0.87। क्लियर, पहली प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गई। दूसरे में क्या कह रहा है बेटा, दूसरे कलर से लिखता हूं, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन विल नॉट क्वालिफाई। ठीक है, उनमें से बेटा एक, एटलीस्ट एक आदमी क्वालिफाई ना करे। ठीक है, तो भाई या तो ए क्वालिफाई ना करे या बी क्वालिफाई ना करे, ध्यान से समझना इस चीज को, एटलीस्ट वन ऑफ देम वहां पे क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। तो तुमने क्या करना है, आप घटाओगे 1 माइनस या तो ए या बी, और का केस है तो एंड वाली सब्ट्रैक्ट करनी है। प्रोबेबिलिटी में घटा दूं जिसमें दोनों के दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्यू इंटरसेक्शन बी क्यू घटा दूं, मतलब यहां से आ जाएगा 1 माइनस 0.02 इक्वल टू 0.98। बेटा एक क्वालिफाई ना करे, एटलीस्ट एक क्वालिफाई ना करे, तो दोनों के क्वालिफिकेशन वाला केस घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के क्वालिफिकेशन में तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, एटलीस्ट वन विल नॉट सेटिस्फाई, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 0.98। ये बात ध्यान से समझ आई, एक बार इसको ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, तीसरे केस में क्या कह रहा है, ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई, ओनली वन क्वालिफाई करे। तो मेरा केस क्या बन रहा है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। ठीक है, ये तो आपको अभी तक बिल्कुल क्लियर हो ही गया है, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। अब ध्यान से सुनना इसको बच्चे, कि ए क्वालिफाई करे तो बी क्वालिफाई ना करे, क्योंकि ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई करना चाहिए। तो क्या केस हो सकता है, इधर ए क्वालिफाई करे और बी क्वालिफाई करे, और ए क्वालिफाई करे तो बी ना करे, मतलब इधर ए क्वालिफाई करे बट बी क्वालिफाई ना करे, ए क्वालिफाई बी क्वालिफाई नोट बी, बी क्वालिफाई नोट ए। ठीक है, तो मतलब ए क्वालिफाई का इंटरसेक्शन हो गया बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, और बी क्वालिफाई करे इसका इंटरसेक्शन हो गया ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्योंकि ए को नहीं करना चाहिए इस समय तक। ठीक है, इधर ए क्वालिफाई इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और बी क्वालिफाई जो है उसका इंटरसेक्शन हो गया ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। मतलब यहां पे तुमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वालिफाइंग इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और प्रोबेबिलिटी बी क्वालिफाई का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। और वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा। और वाली प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहां पर देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की आपको निकालनी है, तो यहां पर मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका इंटरसेक्शन का लिखना है ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या करूं बेटा मैं, ए में से किसकी प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट करूं, सोचो कि बी कॉम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया, और है तो यहां पर प्लस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। ये बात यहां पे तुम्हें क्लियर हुई। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तुम्हारे पास थी 0.05 माइनस इंटरसेक्शन की थी 0.02 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थी तुम्हारे पास 0.10 माइनस 0.02। ठीक है, मतलब ये कितना हो गया 0.15 माइनस 0.04, यहां से आ गया 0.11। ये इसमें इंपॉर्टेंट था बेटा, इसको ध्यान से समझ लेना। देखो वेन डायग्राम में अगर तुम्हें समझाऊं यही चीज, वेन डायग्राम पर ध्यान देना, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए तुम्हारा ये है और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, इससे बाहर का सब कुछ, तो यही तो तुम्हारे पास बचा
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से इंटरसेक्शन वाली घटा देनी है। वेन डायग्राम का सहारा ले लेना बेटा, वेन डायग्राम का सहारा ले लेना। क्लियर है? नेक्स्ट, अ कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज सेलेक्टेड फ्रॉम 2 men and 2 women। 2 men हैं बेटा, 2 women हैं, ठीक है, टोटल हो गए आपके पास 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी, अब तुम्हारे पास 2 आदमी को सेलेक्ट करना है, 2 को सेलेक्ट करने के वेज कितने हो गए? वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2। किसी बच्चे ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखा हो, प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आता है। 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहां से क्या आ गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गायब, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, तो यहां से आ गया 6। टोटल 6 वेज हैं, टोटल आउटकम तुम्हारे पास हो गए 6। अच्छा, ए पार्ट में कह रहा है कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए, मतलब 2 विमेन में से 2 विमेन ही सेलेक्ट हो जाएं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो मैन, दोनों विमेन हो, मतलब 2C2 अपॉन टोटल 6। 2C2 कितना होता है बेटा? 2 फैक्टोरियल अपॉन वो करोगे तो तुम्हारा 1 आएगा, 1/6। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैन, बी में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैन। अब 1 मैन के केस में बेटा मतलब सीधी सी बात है, 1 विमेन सेलेक्ट हो रही है, 1 मैन सेलेक्ट हो रहा है, और दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग साफ साफ कहता है मल्टीप्लाई। तो 1 मैन हुआ, 1 विमेन हुई अपॉन 6, मतलब 2 इंटू 2 अपॉन 6, 4/6। क्लियर? कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 मैन, 2 मैन आने की प्रोबेबिलिटी 2 मैन में से 2 सेलेक्ट हो गए अपॉन 6। ठीक है बेटा, मैं बार बार ये 4C2 नहीं लिख रहा हूं, तो मैं यहां पे बार बार 6 लिख दे रहा हूं। 2C2 हो गया 1/6। क्लियर है बेटा? ये थी आपकी एक्सियोमेटिक अप्रोच की प्रोबेबिलिटी और उसके बेस पर कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट क्लास में इसके सारे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अड्डा 24 के चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छे से, ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू बेटा, जय हिंद जय भारत।